हेलो टू ऑल, वेलकम बैक टू माय न्यू ट्यूटोरियल। मैं हूं डॉक्टर दिनेश जोशी। आज हम बात करने जा रहे हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के बारे में। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और बहुत ही अच्छा चैप्टर है। कई बार स्टूडेंट इसकी मांग कर रहे थे और ये फाइनली आज हम बात करने जाएंगे इसमें। वन बाई वन इसमें बात करेंगे, क्या चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट है इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स जो है वो आपका फिफ्थ हेड है। फिफ्थ हेड, फिफ्थ हेड ऑफ इनकम। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको कई बार यही पता नहीं रहता कई स्टूडेंट्स को, तो आपको ध्यान रखना है। फिफ्थ हेड ऑफ इनकम जो है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है। पहले चार हेड आपने पढ़ लिए हैं और वीडियो वो यूट्यूब चैनल पे है, आप जाइए और उसमें सारे चैनल के सारे वीडियोस मिल जाएंगे आपको। आगे हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे अदर सोर्स क्या होता है। ये बेसिस ऑफ चार्ज क्या लगता है, मतलब कहने का मतलब है कि जो अदर सोर्स है इनकम जो है, चार हेड्स के अलावा जो इनकम फ्रॉम सैलरी है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन है, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन है, इनके अलावा ये चार हेड के अलावा जो नेक्स्ट हेड आता है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स आता है। इसमें चार्ज कैसे लगता है, किस बेस पे लगता है, इसके ऊपर बात कर रहे हैं। देखिए, एन इनकम शैल बी चार्जेबल टू इनकम टैक्स अंडर द हेड ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। वो इनकम को हम इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में चार्ज करेंगे इफ पहली कंडीशन, कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन जो हम कह रहे हैं, सच इनकम इज नॉट एग्जाम्प्ट अंडर द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। वो इनकम एग्जाम्प्ट नहीं होनी चाहिए इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग। 1961 जो इनकम टैक्स एक्ट है उसके प्रोविजन के अकॉर्डिंग वो सारी इनकम अदर सोर्स में आएगी जो एग्जाम्प्ट नहीं होनी चाहिए। एक तो पहली केस। सेकंड पॉइंट है, वो सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है, वो सारी इनकम, सच इनकम इज नॉट चार्जेबल टू टैक्स अंडर एनी फर्स्ट फोर हेड। वो इनकम जो नहीं चार्ज गई हुई है, नहीं, नॉट चार्जेबल टू टैक्स, जो पहले के चार हेड हैं क्या है, इनकम फ्रॉम सैलरी, सैलरी पहला हेड हो गया। इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, या सॉरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी सेकंड हेड। देन बिजनेस एंड गेन्स प्रॉफिट, बिजनेस एंड प्रोफेशन ये आपका थर्ड हेड हो जाएगा। देन फोर्थ हेड आपका हो जाएगा कैपिटल गेन। ये चार हेड के अलावा, क्योंकि मैंने कहा कि 1 2 3 4, ये चार हेड के अलावा कोई भी इनकम अगर आपकी बच जाती है तो कहाँ चार्ज होगी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स पे। ठीक है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स इज देयरफॉर ए रेसिड्यूरी हेड ऑफ इनकम। रेसिड्यूरी दैट मीन्स बचा हुआ। ठीक है, रेसिड्यूरी कहने का मतलब है कि जो हेड इनकम, जो भी इनकम जो है चार हेड के अलावा और इनकम बच जाती है वो हेड के अंदर आएगी, वो किस हेड के अंदर आएगी, आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के अंदर। ठीक है, याद रखना क्या हुआ, या जो रिमेन है लास्ट की जो इनकम बचेगी वो सब अदर सोर्स में आएगी। जो इनकम चार हेड में नहीं आई जो बची वो सारी इनकम इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के कैटेगरी में आती है। ठीक है, आगे हम बात करेंगे। ये आपका सेक्शन जो है इसका किस बेस पे चार्ज की जाती है, सेक्शन इसका 56 है, सेक्शन 56 सब सेक्शन 1। ठीक, आगे हम बात करेंगे इन जिन इनकम्स जनरली टैक्सेबल अंडर सेक्शन 56(1). 56(1) क्या क्या बात करी थी मैंने आपको अभी अभी थोड़ी देर पहले। 56(1) क्या बात करता है, अदर सोर्स के बारे में बात करता है। ठीक है, अदर सोर्स के बारे में। अब एक चीज़ यहाँ पर ये क्या कह रहा है, देखिए, इनकम जनरली टैक्सेबल अंडर सेक्शन 56(1) अदर सोर्स के अंदर कौन कौन से आइटम आते हैं, मैक्सिमम यही पॉइंट आते हैं एग्जाम में, और मैक्सिमम ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा भी जाता है कि अदर सोर्स में कौन कौन से आइटम आते हैं। एटलीस्ट 5 या एटलीस्ट 10 आप डिस्क्लोज करिए। ये बार कई बार पूछ लेते हैं एग्जाम में, या इंटरनल वाइवा में भी पूछ लेते हैं, तो आप इसको देख लीजिए। देखिए, मैं एक करके आपको बताता हूँ। फर्स्ट पॉइंट है इनकम फ्रॉम सबलेटिंग ऑफ हाउस प्रॉपर्टी बाय टेनेंट। सबलेटिंग क्या मतलब हुआ, किराएदार का भी किराएदार, दैट मीन्स सिकम्मी किराएदार बोलते हैं इसको, सिकम्मी किराएदार। दैट मीन्स, एक एग्जांपल देता हूँ, ए ने एक रेंट लिया, ठीक है, ये लैंडलॉर्ड है, तो बोलेंगे हम लैंडलॉर्ड। अब इसने बी को क्या दिया, किराए पर दिया, ये टेनेंट हो गया। अब बी ने क्या किया, अपने पास रूम पार्टनर रख लिए, या हम कह सकते हैं कि एक बड़ी सी बिल्डिंग ले ली किराए पे, उसको सी को और डी को उसको शेयरिंग पे दे दिया, और जिनसे क्या है बी क्या करता है, किराया किराया लेता है। दैट मीन्स किराए पे किराया, कम ही किराया बोलते हैं। लेटिंग ऑफ रेंट, इनकम फ्रॉम सब लेटिंग ऑफ हाउस प्रॉपर्टी बाय अ टेनेंट। किराएदार द्वारा कमरे को या जो प्रॉपर्टी को सब लेट के द्वारा, किराएदार ने भी किराए पे अगर कोई प्रॉपर्टी उठा लेता है उसी प्रॉपर्टी को, तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का पॉइंट बन जाता है। ठीक है, सिकम में किराएदार बोलते हैं, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट। बैंक डिपॉजिट दैट मीन्स सेविंग बैंक्स हैं, ठीक है, या आपके कोई चीज़ है, एफडी है, जो भी इंटरेस्ट आएगा,
बैंक से मिलने वाला, बैंक में जितना भी पैसा जमा हो उससे मिलने वाला ब्याज जो है, इंटरेस्ट जो है, वो आपका अदर सोर्स का आइटम है, ठीक है। थर्ड पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन लोन, लोन पे अगर आपने इंटरेस्ट दिया है देन ये भी इसका पार्ट, अदर सोर्स का पार्ट है। थर्ड फोर्थ पॉइंट है इंटरेस्ट फ्रॉम वैकेंट पीस ऑफ प्लॉट ऑफ लैंड, रेंट फ्रॉम वैकेंट पीस ऑफ प्लॉट ऑफ, अगर आपका कोई प्लॉट है खाली है, उससे जो किराया आ रहा है, खाली प्लॉट में अगर आपने पार्किंग की फैसिलिटी दे रखी है या कुछ और फेयर लग रहे हैं, मेले लग रहे हैं, या शॉपिंग बाजार लग रहा है छोटा मोटा, वीकली बाजार, या कुछ और चीज़ भी है, जो सब वो है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स की कैटेगरी में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम लैंड सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया, आउटसाइड इंडिया अगर कोई लैंड है वो टैक्सेबल होती है, याद रखना। और एग्रीकल्चर इंडिया पे, अगर एग्रीकल्चर इनकम इंडिया पे होगी तो क्या होगी, एग्जेम्प्ट होती है। ये अदर सोर्स का पॉइंट है, ठीक है। अगर एग्रीकल्चर इनकम जो है आती है जो भारत से बाहर है, उससे जो भी इनकम आएगी वो टैक्सेबल होगी अदर सोर्स पे। नेक्स्ट पॉइंट है आपका इनकम फ्रॉम अनडिस्क्लोज्ड सोर्स, अनडिस्क्लोज सोर्स मतलब ऐसी इनकम जिसका कोई सोर्स डिस्क्लोज नहीं हो पाया, मतलब पता ही नहीं लग पाया है, लापता कह सकते हैं, है ना, लापता, जिसका कोई सोर्स नहीं हो। ऐसी इनकम कई बार हो जाती है कि पता ही नहीं चल पाता ये इनकम कहाँ से आई है, तो ये इनकम जो है अदर सोर्स की इनकम मानी जाती है। जो चार हेड बनी आए तो सब का सब यहाँ आएगा। दैट मीन्स एक पूरा जो रद्दी है, ये कहने का मतलब है, या जो बचा बुचा है या एक्स्ट्रा मटेरियल है, रेदर देन अदर इनकम, जो चार हेड है उनके अलावा जो भी इनकम आएगी वो अदर सोर्स की कैटेगरी में आती है। देन नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 7 देखिए, वो क्या कहता है, देखिए इंटरेस्ट रिसीव ऑन डिले ऑफ रिफंड इनकम टैक्स, अगर रिटर्न आप करते हैं उससे रिफंड जो मिल रहा है वो भी अदर सोर्स का इनकम है, जो डिले हुआ है। इंटरेस्ट रिसीव ऑन डिले और रिफंड ऑफ इनकम टैक्स, जो उसमें इंटरेस्ट मिलेगा, ये याद रखना, वो भी टैक्सेबल होता है। अगर आपने सपोज एक साल का, सपोज एक एग्जाम्पल, तो 1 लाख रुपये टैक्स भरा, आपको रिटर्न फाइल करने के बाद 20,000 रुपये रिफंड आए, ठीक है। अब रिफंड में क्या हुआ, 500 रुपीज़ इंटरेस्ट मिल गया आपको, तो ये जो 500 रुपीज़ इंटरेस्ट मिला ये अदर सोर्स की कैटेगरी में आ जाएगा। किस कैटेगरी में आएगा, अदर सोर्स की कैटेगरी में आ जाएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट जो पॉइंट है उसके ऊपर बात करते हैं। पॉइंट नंबर 8, रेम्यूनरेशन रिसीव बाय अ पर्सन फ्रॉम पर्सन अदर देन हिज एम्प्लॉयर, फॉर एग्जाम्पल एग्जामिनेशन फीस रिसीव बाय टीचर, या रेम्यूनरेशन हो सकता है। अगर कोई टीचर जो है कॉपी चेक करता है, कोई रेम्यूनरेशन मिलता है, वो सैलरी का पार्ट ना मान के अदर सोर्स की इनकम मानी जाएगी, अदर सोर्स की कैटेगरी में, ठीक है। एक और पॉइंट है 9 पॉइंट, इनकम फ्रॉम रॉयल्टी इफ नॉट प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन, प्रॉफिट एंड गेन्स एंड बिजनेस प्रोफेशन नहीं है तो इनकम जो रॉयल्टी से इनकम आती है वो अदर सोर्स कैटेगरी में आती है, ठीक है। थर्ड 10th पॉइंट है डायरेक्टर सिटिंग फीस फॉर अटेंडिंग मीटिंग, बोर्ड मीटिंग, जो डायरेक्टर्स होते हैं किसी कंपनी, बोर्ड मीटिंग को अटेंड करने की जो फीस मिलती है वो क्या होती है, अदर सोर्स की इनकम होती है, ठीक है। और भी कुछ एग्जांपल्स हो सकते हैं, मेनली मैंने पहले के 10 लिए हैं, और ज़्यादा भी हो सकते हैं। आप इसको और डिटेल में देखना चाहते हैं तो बुक को हिट करिए। आगे बात करते हैं स्पेसिफिक इनकम्स चार्जेबल अंडर द हेड ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, सेक्शन 56 सबसेक्शन 2। ऐसे स्पेसिफिक चार्जेस हैं जो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर के आते हैं, ठीक है। एज पर सेक्शन 56 सेक्शन 2 सबसेक्शन 2 फॉलोइंग इनकम्स आर ऑलवेज चार्जेबल, याद रखना ऑलवेज क्या रखा है, ऑलवेज चार्जेबल अंडर द हेड ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। पहला पॉइंट आता है क्या आ रहा है, डिविडेंड एक्सेप्ट डिविडेंड रिसीव फ्रॉम डोमेस्टिक कंपनी, ये चार्जेबल होता है, याद रखना, ठीक है। इवन इवन इफ शेयर्स आर हेल्ड इन स्टॉक इन ट्रेड, अगर स्टॉक इन ट्रेड भी हैं शेयर्स हैं, उनसे मिलने वाला डिविडेंड जो है वो सब क्या है आपका ऑलवेज चार्जेबल है, ठीक है। सेकंड केस है विनिंग फ्रॉम लॉटरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट। विनिंग फ्रॉम लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल्स, हॉर्स रेस बोलते हैं, कार्ड गेम्स एंड अदर गेम्स। आजकल एक और चल रहा है ड्रीम 11 करके, ठीक है, या क्रिकेट फैंटेसी करके, जितने भी बैटिंग ऐप्स चल रहे हैं आजकल इंटरनेट पर, सारी चीज़ इसी कैटेगरी में, ठीक है। यहाँ पर लिखा है एनी सॉर्ट और गैम्बलिंग और बैटिंग ऑफ एनी फॉर्म ऑफ नेचर वो एवर वट्सो एवर इवन इफ डिराइव एज अ रेगुलर बिजनेस, और बिजनेस रेगुलर एक्टिविटी के केस पे भी आता है तो आपका क्या होगा, ऑलवेज चार्जेबल होगा इस कैटेगरी में, अंडर द हेड ऑफ अदर सोर्स की कैटेगरी में वो चार्जेबल। नेक्स्ट बात करेंगे हम थर्ड पॉइंट, एनी सम रिसीव बाय एसएससी फ्रॉम हिज एम्प्लॉय एज कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड सुपर एन्युएशन फंड, दैट मीन्स रिटायरमेंट के टाइम, एनी फंड फॉर द वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉय इज नॉट टैक्सेबल अंडर द हेड ऑफ प्रॉफिट गेन्स ऑफ बिजनेस, तो वो कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। जो भी कोई भी सम अगर रिसीव होता है एसएससी की तरह फ्रॉम हिज एम्प्लॉय एज द कंट्रीब्यूशन टू एनी प्रोविडेंट फंड या सुपर एनुएशन फंड, उससे मिलने वाला जो भी फंड है वो जो होगा वेलफेयर फंड इज नॉट टैक्सेबल अंडर द हेड ऑफ प्रॉफिट, वो प्रॉफिट एंड गेन कैटेगरी में ना होकर यहाँ चार्जेबल होगा, हाँ अदर सोर्स कैटेगरी, ठीक है। आगे हम बात करेंगे फोर्थ पॉइंट, कौन कौन सी चीज़ों में टैक्स लगता है, ये वाली बात हो रही है।
इनकम फ्रॉम इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, सिक्योरिटीज़ पे इनकम जो भी आएगी, इनकम फ्रॉम इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी दैट इज शेयर्स, शेयर्स, बॉन्ड, या जितने भी सिक्योरिटीज़ हैं उन पे जो मिलने वाला ब्याज है इनकम के तौर पे आएगी। प्रोवाइडेड इज नॉट टैक्सेबल अंडर द हेड ऑफ इनकम ऑफ हेड प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस कैटेगरी में आके यहाँ आएगा अदर सोर्स। ठीक, फिफ्थ पॉइंट कहता है देखो इनकम फ्रॉम लेटिंग आउट ऑफ मशीनरी, मशीन को किराए पे लगाना, प्लांट और मशीन फर्नीचर, ठीक है, ये भी अगर बिजनेस की कैटेगरी में डाल के अगर यहाँ इंक्लूड किया है तो ये आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में टैक्सेबल हो जाएगा। इनकम फ्रॉम लेटिंग आउट मशीनरी, प्लांट एंड फर्नीचर अलॉन्ग विद द बिल्डिंग, बिल्डिंग के साथ अगर आपका कोई प्लांट लगा हुआ है, फर्नीचर लगाया है या कोई मशीन लगी इस पे लेटिंग आउट किराए पे, ठीक है, जिसको क्या कर सकते बिल्डिंग से क्या इनसेपरेबल हो, मतलब अलग नहीं कर सके, उस केस में क्या होगा ये वहाँ टैक्सेबल नहीं होगा। प्रोवाइडेड इट इज़ नॉट टैक्सेबल अंडर द हेड ऑफ प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन, वो वहाँ ना टैक्सेबल होगा, कहाँ टैक्सेबल होगा अदर सोर्स पे। ठीक है, इस केस में अगर कोई मशीन आपने किराए पे लगाई, प्लांट या फर्नीचर जो बिल्डिंग के साथ क्या होगा लगा होगा, वो सेपरेट नहीं कर सकते हैं, अगर वो बिजनेस में टैक्सेबल नहीं है तो कैटेगरी में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका एनी सम रिसीव बाई कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी, कीमैन इंश्योरेंस ये क्वेश्चन में कई बार लिखा भी रहता है कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी, तो आपको कैटेगरी में आती है टैक्सेबल अदर सोर्स। नेक्स्ट पॉइंट है रिसिप्ट ऑफ एनी सम मनी, रिसिप्ट ऑफ एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी विदाउट कंसिडरेशन, रिसिप्ट ऑफ एनी मूवेबल प्रॉपर्टी विदाउट कंसिडरेशन, अगर आपको आपके पास कोई पैसा आता है विदाउट कंसिडरेशन, विदाउट कंसिडरेशन मतलब बिना प्रतिफल के, मतलब आपने कुछ नहीं किया आपको मिल गया। ठीक है, आप कंसिडरेशन का मतलब प्रतिफल, एक अगर हम कोई चीज़ खरीदते हैं दुकान में जाके उसके बदले हमको पैसा देना पड़ता है, ऐसा कुछ है कि वो कंसिडरेशन हुआ। अब जहाँ पर कंसिडरेशन नहीं होगा, प्रतिफल नहीं होगा, के बदले का अगर कोई चीज़ नहीं है, कंसिडरेशन का मतलब ही ये होता है के बदले, के बदले, दैट मीन्स आपको अगर कोई पैसे मिला उसके बदले आपने कोई चीज़ को ट्रांसफर नहीं किया है तो इसका मतलब हो गया। इस केस में अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में है तो वहाँ पर भी अगर कोई कंसिडरेशन नहीं है, या मूवेबल प्रॉपर्टी उस वाले केस में भी कोई कंसिडरेशन नहीं है, तो उससे आने वाला पैसा जो है अदर सोर्स की कैटेगरी में आता है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है रिसिप्ट ऑफ शेयर्स ऑफ अ कंपनी विदाउट कंसिडरेशन और फॉर एन इनएडुकेट कंसिडरेशन इफ द रिसिप्टेंट इज अ फॉर्म ऑफ द कंपनी, अगर रिसिप्टेंट क्या होगा फर्म होगी या कंपनी होगी, उस केस में भी आपका क्या होगा, आपका अदर सोर्स की इनकम हो जाएगी। ठीक, ये कुछ पॉइंट्स थे। आगे हम बात करेंगे मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग फॉर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स अंडर सेक्शन 145। अंडर सेक्शन 145 क्या कहता है, देखिए कौन कौन से मेथड्स हैं अकाउंटिंग में, किसके लिए, ऑफ अदर सोर्स के अंदर। देखो अदर सोर्स में अकॉर्डिंग टू 145 सेक्शन जो कह रहा है वो चार्जेबल होता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। ठीक है, कंप्यूटेड इन अकॉर्डेंस विद द मेथड ऑफ अकाउंटिंग रेगुलरली एम्प्लॉयड बाय द एसएससी, रेगुलरली होना चाहिए। अब कौन कौन सी चीज़, पहला पॉइंट है इफ मर्केंटाइल सिस्टम इज रेगुलरली एम्प्लॉयड बाय एसएससी द इनकम इज टैक्सेबल ऑन एक्रूअल बेसिस, एक्रूअल बेस पे अगर आप मर्केंटाइल सिस्टम अप्लाई करते हैं, यहाँ पर देखो आपका एक तो बिजनेस एंड प्रोफेशन के केस में है और अदर सोर्स, इन दोनों केस में आपके पास चॉइस रहती है कि आप मर्केंटाइल सिस्टम अप्लाई करें कैश सिस्टम। अगला पॉइंट कैश सिस्टम है, एक्रूअल बेस पे यानी कि मतलब जो चीज़ आपने एक्योर कर दी है विच इज़ अर्न। ठीक है, यहाँ पर कैश से मतलब नहीं। अब मगर हम जब कैश सिस्टम के बारे में बात करेंगे रेगुलरली, उस केस में टैक्सेबल होगा रिसिप्ट बेस में, जितना प्राप्त हो गया है, यहाँ पर आपने जितना अर्न कर लिया मतलब कमा लिया है। अब कमा लिया का मतलब हो गया इट माइट बी ऑफ कैश प्लस क्रेडिट, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ आउटस्टैंडिंग प्लस एरियर्स, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ड्यू पेमेंट भी हो सकती है, दैट मीन्स आपने अर्न तो कर ली है, हर समय रिसिप्ट नहीं होगा, मगर कैश बेस में जो आपका क्लियर कट आपके पास पैसा, कोई चीज़ आपका अनड्यू नहीं बचा है, कैश सिस्टम वाला यहाँ पर आपका पूरा का पूरा प्राप्ति हुई है, पैसा आपका कैश के फॉर्म में आ चुका है या रेगुलर वे पे आ गया, कोई आउटस्टैंडिंग नहीं है, ड्यू नहीं है या एरियर के फॉर्म में नहीं है, वो कैश कैटेगरी में आता है। अब आता है कि थर्ड पॉइंट इफ असेसिंग ऑफिसर इज नॉट सेटिस्फाई अबाउट द करेक्टनेस और कंप्लीटनेस ऑफ अकाउंट्स ऑफ द एसएससी और where the methods of accounting have not been for regularly followed, रेगुलरली फॉलो नहीं किया, अगर अकाउंटिंग जो एसएससी ऑफिसर होता है इनकम टैक्स तो असेसिंग ऑफिसर बोलते हैं, अगर वो अगर सेटिस्फाई नहीं है, संतुष्ट नहीं है, ठीक है, संतुष्ट नहीं है, उस केस में क्या करना पड़ेगा, उसके पास क्या एक ऑप्शन होता है एसएससी ऑफिसर के पास, मे मेक बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। बेस्ट जजमेंट असेसमेंट क्या होता है, एसएससी ऑफिसर क्या होता है अपनी ओर से अपनी समझ के अकॉर्डिंग जो आपके एसएससी ऑफिसर के पास डाटा आता है किसी भी एसएससी का या इनकम टैक्स ऑफिसर के पास भी एसएससी का डाटा आता है, होता है वो अपनी प्रॉपर नॉलेज और अपनी प्रॉपर मेथोडोलॉजी के हिसाब से टैक्स का असेसमेंट, ठीक है, आफ्टर गिविंग एन अपॉर्चुनिटी
बीइंग हर्ड बाय द एसएससी। एसएससी को इसके पूरा बताया जाता है कि भाई हम जो है बेस्ट जजमेंट के थ्रू ही आपका क्या है पेमेंट कर दे रहे हैं। ठीक है, अगर कब होगा ये, अगर आपका एसएससी ऑफिसर जो है सेटिस्फाई नहीं है, इस फॉर्म पे आपका अकाउंट करेक्ट नहीं है या कंप्लीट नहीं है, अगर आप कैश बेस पे करें ऑब्लिक या मर्केंटाइल बेस पे करें, ठीक है, मर्केंटाइल बेस पे करें, इन दोनों बेस पे कोई भी अगर मेथड यूज करते हैं, अगर वो करेक्ट नहीं है या करेक्ट कंप्लीट नहीं है, तो उसके इसमें एसएससी ऑफिसर क्या करेगा, वो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट करेगा। बेस्ट जजमेंट असेसमेंट ये होता है कि जो एसएससी ऑफिसर अपनी अकाउंटिंग नॉलेज और स्किल के अकॉर्डिंग जो है जितने भी इंफॉर्मेशन उनके पास होती है किसी एसएससी की के बिहाफ में टैक्स का कैलकुलेशन करता है, वो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कहलाता है। ठीक है, ये एक वीडियो पे भी मैंने डाल रखा है, जो रिसेंटली 20 क्वेश्चंस डाले हैं उसमें ये मैंने डाला भी, उसको आप वहाँ पे देख सकते हैं। ठीक, आगे हम बात करेंगे विनिंग फ्रॉम क्रॉसवर्ड, लॉटरी, पजल गेम्स, रेस इंक्लूडिंग हॉर्स रेस, कार्ड गेम्स, गैम्बलिंग एंड बेटिंग। ये सारी चीज़ें जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर आजकल ये बहुत देख रहे हैं आप, गैम्बलिंग, बेटिंग ना। आपने देखा होगा आपका क्रिकेट चल रहा है, ड्रीम 11, माई सर्किल करके कुछ फैंटेसी क्रिकेट लीग चल रही है, ये सारी चीज़ें जो हैं इस कैटेगरी में आती है, इससे आने वाली अदर सोर्स की इनकम कहलाती हैं। तो इसके बारे में बात करते हैं। देखो इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, इसका अंडर सेक्शन 56 सब सेक्शन 4 है। ठीक, क्या क्या चीज़ें आएंगी मैं बता रहा हूँ आपको। सबसे पहली बात है विनिंग फ्रॉम लॉटरी, विनिंग क्रॉसवर्ड पजल, विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस, विनिंग फ्रॉम कार्ड गेम, विनिंग फ्रॉम गैम्बलिंग एंड बेटिंग। ठीक है, नो एक्सपेंडिचर इज अलाउड टू बी डिडक्टेड आउट, ये बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्या कहने का मतलब, ये जितने भी एक्सपेंडिचर हो इन पे जो भी क्या होगा एक्सपेंसेस होगा, वो क्या होगा नॉट, ठीक है, नो एक्सपेंडिचर इज अलाउड, स्वीकृत नहीं माना जाएगा, उसको नहीं घटाया जाएगा, इनसे आने वाली जो इनकम है उसमें से नहीं घटाया जाएगा। नो एक्सपेंडिचर इज अलाउड टू बी डिडक्टेड आउट ऑफ दिस इनकम, कोई भी एक्सपेंडिचर जो है अलाउड नहीं माना जाएगा इन पे होने वाला खर्चा। अगर मान लिया आपने लॉटरी का टिकट लिया, वो खर्चा नहीं माना जाएगा अगर इनकम जितनी भी आई है। अब इसमें क्या होता है, देखिए टीडीएस काटना पड़ता है, जो भी इनकम टीडीएस कटेगा, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स बोलते हैं, जिससे बोलते हैं टीडीएस, है ना। जितना भी अर्न करेंगे उसमें टैक्स काटना पड़ता है। इन्हें प्रिस्क्राइब रेट, अब प्रिस्क्राइब रेट क्या है, अगर आप लॉटरी जीतते हैं तो अगर आपके 10,000 से ऊपर अगर आप लॉटरी जीत जाते हैं तो उसमें टीडीएस होना चाहिए, कटेगा। सेकंड केस में भी अगर पजल वर्ड जीतते हैं या हॉर्स रेस जीतते हैं, कार्ड गेम जीतते हैं, उस केस में देखो पजल वर्ड में 10,000 रुपये, हॉर्स रेस में आपके 5,000 रुपये के हिसाब से है, और कार्ड गेम के केस में 10,000 रुपये के केस में। ठीक है, इस पे प्रिस्क्राइब रेट क्या है टैक्स का 30%। इन सब पे कितना है, अगर ये 10,000 रुपये से ऊपर अगर एक्सीड कर जाता है कोई, अगर लॉटरी 10,000 रुपये से ऊपर अगर जीत जाता है, या हॉर्स रेस जीत जाता है, कोई कार्ड गेम या कोई बेटिंग है 10,000 रुपये से ऊपर अगर आपका जीत जाता है, तो उसमें 30% टीडीएस कटेगा। टीडीएस मतलब टैक्स कटेगा, उसमें 2% से 4%, 1% ये अभी 2% हो गया है, तो इसका मतलब हो गया 4% ये हो जाएगा। ठीक है, एस जी एस एस जो हो जाएगा आपका 4%, तो दैट मीन्स 30.4% ये टोटल हो जाता है। ठीक है, 30.4% ये करीब ये पूरा हो जाता है टैक्स। 30% ये, 2% ये और 2% ये। इन केस ऑफ अमाउंट नेट रिसीव, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैं बार बार मैं अंडरलाइन बढ़िया से कर देता हूँ। देखो यहाँ पर क्या दे रखा है, इस केस पे अगर, ये ध्यान से देखिए, इन केस ऑफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, मैं इसको ग्रीन पेन से कर रहा हूँ। इन केस ऑफ अमाउंट प्राइस इज नेट, अगर आपके क्वेश्चन में लिखा है नेट, तो मान लीजिए विनिंग ऑफ लॉटरी लिखा है और ब्रैकेट में NET नेट लिखा है, इस केस में क्या होगा, या रिसीव लिखा है, विनिंग ऑफ लॉटरी रिसीव्ड लिखा है, ठीक है, इस केस में क्या होगा, या आफ्टर टीडीएस लिखा है, तो इट हैज़ टू बी ग्रॉस अप, उस केस में उस क्वेश्चन पे उसको ग्रॉस अप करना। ग्रॉस अप कैसे होगा, ये अमाउंट, जैसे मान लिया जाए, एक एग्जांपल बता रहा हूँ, सपोज लॉटरी और ब्रैकेट में लिखा है आपको नेट, ठीक है, तो अमाउंट लिखी है 70,000, कितना लिखे है 70,000, ये नेट लिखा है, ध्यान से रखना, जैसे ही नेट लिखा होता है या रिसीव्ड लिखा होगा या आफ्टर टीडीएस लिखा है, तो उस केस में ग्रॉस अप करना पड़ेगा 30 के रेट पे। इसको ग्रॉस अप करेंगे, फिर नेट लिखा है तो उसमें ग्रॉस अप जब हम करेंगे, ग्रॉस अप करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए अमाउंट जो दी है ग्रॉस अप करने के लिए, वो आपकी अमाउंट है नेट, अगर आपके पास 70,000 रुपये में है, इंटू 100 अपॉन रेट माइनस 30%, दैट मीन्स 70 हो गया। इसको ग्रॉस अप करेंगे तो 10,000 आएगा। ठीक है, ये अमाउंट ग्रॉस अप अमाउंट, तो अमाउंट बाहर खोला ये रहा। आगे बात करेंगे इनकम्स टू इंक्लूड ट्रांसफर ऑफ मनी और प्रॉपर्टी। कौन सी इनकम इंक्लूड करेंगे ट्रांसफर ऑफ मनी के केस पे और प्रॉपर्टी के केस में, सेक्शन 56 सब सेक्शन 2। ठीक, अब ये कह रहा है इफ एन इंडिविजुअल और एच यू हैव रिसीव ऑन और आफ्टर फर्स्ट डे ऑफ अक्टूबर 2009,
अक्टूबर 2009 के बाद कोई भी, अक्टूबर 2009 के बाद कोई भी एच या इंडिविजुअल, ठीक है, रिसीव करता है, क्या करता है, रिसीव करता है एनी पर्सनल पर्सन से या किसी पर्सन से सम ऑफ मनी और प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी भाई या कुछ पैसा भी, कब, 1 अक्टूबर 2009 के बाद, तो विच फॉल्स अंडर एनी फोर कैटेगरी, अगर वो क्या है किसी भी कैटेगरी में आता है, इट इज़ टैक्सेबल अंडर द हेड ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, ठीक है, तो आपको वो टैक्सेबल होगी किसके अंदर, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के कैटेगरी। देखो आपका कुछ एक मैंने आपको क्लियरिटी के साथ बता रखा है, देखिए हम डिटेल में। सबसे पहली बात हो रही है नेचर ऑफ गिफ्ट, ये चीज़ पढ़ना, इस टाइप का नेचर। पहला क्या रखा है, एनी सम ऑफ मनी, अगर आपको पैसा मिलता है उसकी, अब देखो कंडीशन फॉर टैक्सेबल, टैक्सेबिलिटी कब लगेगी, टैक्स कब लगेगा, अगर उसका एग्रीगेट मतलब टोटल, एग्रीगेट मतलब टोटल, टोटल जो है एक्सीड कर जाए, मतलब ज़्यादा हो जाए, क्रॉस ओवर हो जाए, एक्सीड कर जाए, 50,000 रुपये से ज़्यादा हो जाए, ठीक है। अभी कह रहे वेदर सिंगल और ऑल रिसिप्ट कंसिडर्ड फॉर लिमिट ऑफ 50,000, ऑल रिसिप्ट जितनी भी प्राप्तियाँ हैं, मतलब कोई भी चीज़ आपको इनकम, उनका टोटल जो है 50,000 रुपये से ऊपर होने पर होल सच अमाउंट इज टैक्सेबल, कितनी अमाउंट टैक्सेबल होगी, पूरी की पूरी टैक्सेबल। मान लिया जाए आपको कोई पैसे मिला, गिफ्ट मिला और वो 50,000 70,000 रुपये आपको मिला, यहाँ पर आपको पास 4 लोगों से आपको कहीं पर 10,000 मिला, कहीं पर 50,000, 20 मिला, कहीं पर 50 मिला, ये टोटल जो है आपका मैक्सिमम कहलाएगा 1 लाख से ऊपर पहुंच गया है, तो उस केस में पूरी का पूरा टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक। ऐसे ही इस केस में एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी विदाउट कंसिडरेशन बिना प्रतिफल के, प्रतिफल मतलब आपने कुछ नहीं किया, ठीक है, कोई कंसिडरेशन मतलब हुआ कि आप मुझे ये दें, हम आपको दें, जहाँ पर टर्म एंड कंडीशन हो जाती हैं, ठीक है, जहाँ पर नेगोशिएशन आ जाते हैं वो कंसिडरेशन कहलाता है। अगर विदाउट कंसिडरेशन की बात करते हैं तो उस केस पर क्या होता है, कोई टू वे पार्टी का कोई वो नहीं होता है, टर्म्स एंड कंडीशन नहीं होती है, वन वे टाइप का होता है। अब यहाँ पर कह रहा है कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी जानते हैं, जैसे बिल्डिंग है, ठीक है, लैंड है, उस केस में अगर आपने स्टैम्प ड्यूटी, जैसे ज़मीनी है, बिल्डिंग है, तो स्टैम्प ड्यूटी जो रजिस्ट्रेशन की फीस होती है, स्टैम्प ड्यूटी जो है 50,000 रुपये से एक्सीड करती है, एक भी सिंगल रिसिप्ट में वो पूरे का स्टैम्प ड्यूटी की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, टैक्स लग जाएगा। ऐसे मूवेबल प्रॉपर्टी के केस में कितना है, मूवेबल जो हम हिला डुला सकते हैं, जैसे कार है, ट्रक है, बस है, कुछ भी हो सकता है, मशीन भी हो सकती है जो दाएँ बाएँ हो सकती है, 50,000 रुपये से ऊपर जिसकी फेयर मार्केट वैल्यू जो है 50,000 रुपये से ऊपर होगी, जितनी भी रिसिप्ट होंगी वो पूरी की पूरी क्या हो जाएगी, टैक्सेबल हो जाएगी। सेम इस केस पे क्या होगा, अदर केस पे 50,000 रुपये के ऊपर सारी रिसिप्ट क्या हो जाएंगी, टैक्सेबल हो जाएगी फिर मार्केट वैल्यू से, ठीक है। ये तो आपका एक और टॉपिक था। आगे हम बात करना चाहेंगे मीनिंग ऑफ प्रॉपर्टी एंड रिलेटिव्स, इसके बारे में बात करेंगे, ठीक।